जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। मैं इन दिनों दिल्ली में हूं और सब 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं। भाजपा ने 4 राज्यों में अपनी सरकारें बनाने लायक बहुमत जुटा लिया है। यूपी में तो सब 273 सीट्स आई हैं और आपको याद होगा मैं पिछले 2 महीने से लगातार लिखता आ रहा हूँ, वीडियोस बनाता रहा हूँ और मैंने हमेशा ये कहा कि साहब वर्स्ट केस सिनारियो में अगर बुरी से बुरी हालत हुई, मतलब अगर कोई डिबैकल हो गया तब भी 280 सीट आएंगी। क्या साहब 273 आया। और जब ये मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जब रिजल्ट आ रहे थे ना तो आई वॉज मतलब लिटरली एनॉयड और डिस्टर्ब्ड और मुझे मतलब एक सारा दिन मुझे ऑलमोस्ट डिप्रेशन हो गया था बिकॉज दीज रिजल्ट वर शॉकिंग फॉर मी। और मैं किसी भी कीमत पर 325 सीट से कम भाजपा की टैली देख नहीं पा रहा था। उसके कारण थे, मैं ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रहा था और कुछ लोग हवा में तीर मार रहे थे। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम था जो कि समाजवादी पार्टी को आज से 6 महीना पहले उन्होंने कहा नहीं बहुत तगड़ी टक्कर है, बहुत तगड़ी टक्कर है, समाजवादी पार्टी दिनों दिन बढ़ रही है, बीजेपी घट रही है। और चुनाव आते आते उन्होंने समाजवादी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी 250 सीट्स देनी शुरू कर दी और बीजेपी को हराना शुरू कर दिया। तो मैं उन सारे पोर्टल्स की, न्यूज़ चैनल्स की, सबकी इसकी जब रिपोर्टिंग देखता था तो मैं कहता था, मैंने कहा यार ये लोग किस कदर बिके हुए लोग हैं और कितना बरगला रहे हैं। अपने दर्शक को कोई कितना बेवकूफ बना सकता है। और क्या मतलब इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मतलब इनकी क्रेडिबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। मतलब ये तो वो बात हुई ना कि आप कह रहे हो कि जी मेरा लड़का तो क्लास का टॉपर है जी, ये तो 98% मार्क्स लेके आएगा जी। लड़का उसका 1 नंबर का आवारा है। हम जानते हैं कि ये पास भी नहीं होगा, इसके 33% मार्क्स नहीं आएंगे। है वो होते हैं ना हमारे पूर्वांचल में लोग ना कि लड़का क्या करे तो लड़का कंपटीशन दे रहा है, लड़का तो हमारा एसडीएम बनेगा, हमारा लड़का आईएएस बनेगा, और इसी बात पे शादी तय हो जाती है। हमारा लड़का बहुत तेज है, पता लगा साहब लड़का जो है मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में साला आवारागर्दी कर रहा है, पढ़ाई लिखाई तो कोई मतलब ही नहीं है। पता लगा अगले ने फॉर्म ही नहीं भरा, प्रीलिम्स पास करना तो बहुत, आईएएस बनना तो बहुत दूर की बात है, फॉर्म ही नहीं भरा। और आप अपने गांव में बैठ कर तंबू तान रहे, हमारा लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, आईएएस बनने वाला है। मतलब आप समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत दे रहे थे, स्पष्ट बहुमत दे रहे थे, और हमको ये दिख रहा था कि 50 सीट नहीं आएगी। हालांकि 125 आई, ठीक है, मेरा भी आकलन गलत था। पर अच्छा एक बात बताऊं आपको, मेरा आकलन क्यों गलत निकला। मुझे बिल्कुल आशा नहीं थी कि बहुजन समाज पार्टी इतना गंदा चुनाव लड़ेगी और इस कदर सरेंडर कर देगी। और बहुमत समाज पार्टी का एक वर्ग, पूरा नहीं, एक वर्ग एन ब्लॉक सपा में शिफ्ट हो गया, जिसकी हमें इतनी आशा नहीं थी। हमें यह था कि कुछ तो वोट का डिवीजन होगा, और उस वोट का डिवीजन नहीं हुआ। इस वजह से इनकी तो किस्मत का पिटारा खुल गया कि इनकी 125 सीट आ गई। नहीं तो ये सचमुच आज भी 70, आज आप बीएसपी को पूरी ताकत से चुनाव लड़वा दीजिए, 50 सीट के नीचे न जाए, और इस 43% वोट शेयर में बीजेपी विल क्रॉस 350। अच्छा, हमें वोट शेयर दिख रहा था कि बीजेपी 2019-17 की तुलना में कम से कम 2, 3, 4, 5, 6% वोट शेयर बढ़ाएगी। बीजेपी की 50 सीटें कम हुई है ना, 50 कितनी जितनी भी कम हुई है वो, पर वोट शेयर बढ़ा है उनका। 2017 की तुलना में ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। पर इसके बावजूद वो जो सत्यहिंदी.com और वो पूरा जो इकोसिस्टम था ना, न्यूज नशा और वो गंजा जो पत्रकार है अभय दुबे, श्रवण गर्ग, शीतल पी सिंह और दुनिया भर की वो जो एक लॉबी थी 15-20 पत्रकारों के, जो आपने देखा होगा सत्यहिंदी.com वाले पूरे। उसके बाद वो एक संजय शर्मा है, न्यूज़ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क,
ये लोग जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनते, एक मैंने देखा एक वो करण करण थापर है ना, वो चबा चबा के मुंह दांत दबा के बोलता है, जो कश्मीरी है ना, उसका ओरिजिन कश्मीरी, दांत दबा के बोलते हैं, हम क्या चाहते आजादी, ऐसे दांत आजादी ऐसे बोलता है। तो करण थापर भी ऐसे ही बोलता है। वो चिकना सा लेफ्टिनेंट गवर्नर था ना, एकदम एकदम सफेद सा, क्या नाम था उसका, नजीब जंग, उसका एक इंटरव्यू है, अभी भी है यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा। कितना ज़हीन, कितना प्रबुद्ध आदमी है यार, खुद करण थापर और वो नजीब जंग, उनका एक इंटरव्यू है नजीब जंग का, आप देख लीजिए यूट्यूब पे। नजीब जंग बेशर्मी से, पूरी बेशर्मी से बीजेपी को बुरी तरह चुनाव हरवा रहा था और समाजवादी पार्टी की सरकार बना रहा था, और वो बेशरम पत्रकार जिसका नाम करण थापर है, वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे अरे सर आप सही कर रहे हैं, बहुत नाराज केस, अरे सर दुपड़ा साफ हो जाएगा, अरे सर पब्लिक बहुत नाराज है, किसान बहुत नाराज है, जाट बहुत नाराज है, पंडित बहुत नाराज है, ये हो गया वो हो गया, किसानों को कुचल दिया। यार अगर मुझसे अब कहे ना ये फलाने गुरु कतवारू हैं, ये बहुत पढ़ने में तेज है, तो मैं तुमसे 5 मिनट बात करूंगा, बता दूंगा भाई इनको लिख लोड़ा पढ़ पत्थर, इनको कुछ नहीं आता भाई, 1 मिनट में बता दूंगा कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है। जब करण जौहर नहीं, अरे यार क्या, करण थापर उस चिकने एलजी से बात कर रहा था, पूर्व एलजी से, अगर मेरे जैसा पत्रकार होता, अगर अच्छा भाई करण, उस वीडियो में करण थापर नजीब जंग के साथ मुझे बिठा लेता साथ में, एक पैनलिस्ट, मैं धो देता उसको। मैंने कहा कौन सा नशा कर रहा है भाई तू, मतलब किस आधार पे आप समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हो, हमें तो ग्राउंड पे नहीं दिख रहा। पर अच्छा, मैं ये हमेशा सोचता था कि आखिर 10 मार्च के बाद ये लोग अपनी इस लफाजी को, इस झूठ को, इस बेईमानी को, इस मक्कारी को किस तरीके से कवर करेंगे, किस तरीके से छुपाएंगे। बिल्कुल, क्या ये लोग सॉरी बोलेंगे? मुझे याद है जिस दिन वो आया है एग्जिट पोल, तो उस दिन एनके सिंह ने कहा एक परिचर्चा में कि नहीं, हमको सॉरी बोलना चाहिए, हमें माफी मांगनी चाहिए कि हम परिस्थितियों को पढ़ नहीं पाए, हम ग्राउंड रियलिटीज को देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। मैंने कहा भाई तुमको सब दिख रहा था साले, तुम जानबूझ के झूठ बोल रहे थे, तुमको पता था कि क्या पोजीशन है ग्राउंड पे, इसके बावजूद क्योंकि तुमने पैसे लिए थे इसलिए तुम बोल रहे थे कि नहीं नहीं समाजवादी पार्टी तो जीत रही है। उस पे उसी कार्यक्रम पे श्रवण गर्ग बैठा हुआ था और वो फिर भी पूरी बदतमीजी से, पूरी थथरई से बोल रहा था नहीं नहीं समाजवादी पार्टी जीतेगी, ये एग्जिट पोल तो सब झूठे होते हैं, मैं नहीं मांगूंगा माफी, आनी आएगी 250 सीट आएगी। अब पता नहीं उसके बाद उसका किसी ने इंटरव्यू लिया कि नहीं लिया। एक वो है, वो पता नहीं है ना, पता नहीं राज्यवर्धन सिंह ऐसे कुछ नाम है उसका, वो लखनऊ वाला कांग्रेसी, वो भी अपने अपने प्रोग्राम में बिठा के अलग अलग पत्रकारों को, अभय दुबे, इनको बिठा के, अरे साहब दिनों दिन सपा जो है बढ़ती आ रही है। अच्छा, इधर क्या हो रहा था कि मेरे चैनल पे, आप इसी न्यूज़ दद्दा की खरी खरी पे जब मैं लिखता था ना कि एकदम वर्स्ट के सिनेरियो में 280 सीट नहीं तो 320 350 सीट आएगी, तो आपने तो सारे कमेंट्स पढ़े हैं ना मेरी वीडियोस पे। मैंने कहा था भैया, एक कोई मिस्टर वेदवान थे, मैं नाम भूल गया, मुझे गलती की, मुझे उन सभी ट्रोलर्स के ना नाम नोट करने चाहिए था, फिर मैं एक एक का नाम ले लेके बुलाता कि क्यों भैया आओ, अब बताओ ना क्यों नहीं जीती समाजवादी पार्टी। जब मैं ये कहता था कि ये दल्ले पत्रकार हैं और ये पैसे लेके समाजवादी पार्टी को जिता रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी ये है, तो आप लोग मुझे गाली देते थे ना कि नहीं नहीं दल्ले वो नहीं है, दल्ले असल में तुम हो, तुम बीजेपी की दल्ले हो, तुम बिके हुए पत्रकार हो, तुम सुपारी पत्रकार हो, तुम सुपारी मीडिया हो, तुम जबरदस्ती बीजेपी को जिता रहे हो। मैंने कहा भैया मैं किसी को नहीं जिता रहा हूं, मैं तो जो ग्राउंड पे रियलिटी है आपको वो बता रहा हूं। कल मेरे एक बड़े अच्छे मित्र का फोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि जब आप सचमुच लिखते थे ना 280 300 320 सीट, तो हमको भी लगता था कि ददवा को हो क्या गया है, कौन सी ये नशा करके ये सब ऐसी फालतू बेवकूफाना ये वीडियोस बना रहा है और कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे भाजपा को जिता रहा है।
फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ कुड यू प्रेडिक्ट इट सो, एकदम एग्जैक्ट पर प्रेडिक्शन तो देखिए इतने बड़े चुनाव में हो नहीं सकता, पर आप कैसे देख पा रहे थे कि नहीं भाजपा बहुत इतने बड़े बहुमत से वापस चुनाव जीत के आ रही है? मैंने कहा मुद्दे देख लो ना यार। विपक्ष, समाजवादी पार्टी और ये पूरा लुटेंस गैंग, ये पूरा सुपारी मीडिया अपने दर्शकों पाठकों को एक बात समझा रहा था। आखिर न्यूज नशा नेटवर्क या सत्यहिंदी.com या ये श्रवण गर्ग के श्रोता, अच्छा वो जितने भी लोग उनके चैनल पे वाह वाह करते थे, मैंने देखा ज्यादातर या तो मुसलमान थे या यादव थे। तो ये इनको उनकी बातें बड़ी अच्छी लग रही थी, उनको लग रहा था कि नहीं एकदम सही बोल रहे हैं। फिर वो जब मेरे चैनल पे आते थे तो कहते ददवा जो है बीजेपी का दलाल है और ये बीजेपी को जिता रहा है, उधर वो सब मिलकर सपा को जिता रहे थे। अच्छा वो लोग इन अपने बेचारे निरीह मासूम दर्शकों को, वैसे चूतिया भी बोल सकते हैं इनको, ये मासूम निरीह नहीं थे, ये अपने चूतिया दर्शकों को ये कन्विंस करने में सफल रहे कि बीजेपी के खिलाफ तो जी बहुत गुस्सा है, और किसान आंदोलन में किसान नाराज है, वेस्टर्न यूपी का पूरा किसान नाराज है, जाट नाराज है, सेंट्रल यूपी में और ईस्टर्न यूपी में पंडित नाराज, ब्राह्मण नाराज है, ओबीसी नाराज है, लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल दिया गया, इतनी बड़ी घटना हुई, टेढ़ी का इस्तीफा मांग लो, टेढ़ी को जमानत कैसे मिल गई, महंगाई बहुत है, ऑक्सीजन नहीं मिली, गंगा में लाश बह रही थी, कोरोना में मिसमैनेजमेंट हो गया, महंगाई है, तेल 200 रुपए लीटर बिक रहा है, 250 रुपए लीटर तेल बिक रहा है, नौकरी चली गई, बेरोजगारी है। तो जब ये सब वो बातें करते थे तो मैं ऐसे बैठ के सुनता था इनको ऐसे। मैंने कहा अबे इनमें से कोई भी मुद्दा जो तुम बोल रहे हो ना, ये चुनावी मुद्दे हैं ही नहीं, इन मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़े जाते। कोई किसान नामक कोई वर्ग ही नहीं है वोट देते समय। वैसे भी ये किसान शब्द जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। सिर्फ आपके नाम पे जमीन है इसलिए आप किसान नहीं हो जाते। किसान वो होता है जो अपने हाथ से अपने खेत में हल चलाता है, अपनी लौनी बिनिया, अपनी कटाई, अपना अनाज खुद उठा के कपार पे रख के जो है अपने खलिहान से अपने घर में रखता है। किसान वो होता है जो दिन रात खेत में मेहनत करता है। आपके नाम 5 बीघा जमीन है, आपकी बीवी ने आपकी जमीन आज तक देखी नहीं। मैं अपनी खुद की बात करता हूं, 6 एकड़ जमीन है। मेरे लड़कों ने, मेरे जवान लड़कों ने, अगर आप उनसे बोलते हो कि जाओ अपने तीनों खेत पर एक एक ये लड्डू और एक दिया जला के आ जाओ, लड्डू चढ़ा के, तो मेरे लड़के अपने सभी प्लॉट्स पर नहीं जा सकते। फिर आप मुझे किसान कहेंगे? मैं नहीं जा सकता। छोड़िए लड़कों की बात, पिताजी जानते थे या मेरे बड़े भाई साहब जानते हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार की अन्य महिलाएं, मेरी माँ, अपने खेत पे आज तक उन्होंने पैर नहीं रखा। पर डाटा तो उनको, वो कहते किसान है। ऐसे लोग किसान होते हैं क्या? इनको आप किसान कहते हैं? बोले किसान नाराज। उसके बाद और मुद्दे क्या थे साहब आपके? पंडित जी लोग बहुत नाराज हैं, कोई नाराजगी नहीं थी। आप डाटा उठा के देख लो। ओबीसी बहुत नाराज है, कोई नाराजगी नहीं थी। आप चुनाव का रिजल्ट आ गया है, बूथ वाइज डाटा उठा के देख लो। और महंगाई बहुत थी महंगाई पे वोट दिया किसी ने? जब लाभार्थियों को हर 15 दिन पे, हर 1 महीने पे इतना राशन मिल रहा है, 6,000 रुपया किसान निधि, सम्मान निधि के नाम पे मिल रहा है, ई श्रम कार्ड में मिल रहा है, किस बात की महंगाई का मुद्दा कैसे बन जाएगा? बेरोजगारी, अरे भैया तुम बेरोजगारी चिल्लाते हो। गांव का लड़का जानता है कि वो बेरोजगार इसलिए है क्योंकि उसके पास न तो कोई क्वालिफिकेशन है न स्किल है। सरकारी नौकरी करने वाले कितने लोग होते हैं पूरे देश में? 2.5 या 3%। बाकी लोग या तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, वहां से अपना अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। किस बेरोजगारी की बात कर रहे थे ये लोग? आखिर अगर बेरोजगारी थी इस देश में भयंकर तो मुद्दा क्यों नहीं बनी? बोले वो इलाहाबाद में जो है लाठीचार्ज हो गया, छात्र बहुत नाराज है, या कर देगा वह कर देगा। क्या कर दिया छात्रों ने?
कौन सी नाराजगी आपको दिखी? वोट देते समय छात्रों की कौन सी नाराजगी दिखी आपको? तो मैं डे वन से ये कहता था कि इनमें ये जितने मुद्दे ये सुपारी मीडिया उठा रहा है और अपने दर्शकों को बरगला रहा है, और अखिलेश यादव जैसे, गाली देना मना है, अखिलेश यादव जैसे ड्राइंग रूम नेताओं को कन्विंस कर रहा था, नहीं नहीं आपकी तो बहुत हवा है जी यूपी में, ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे आप चुनाव जीत रहे हैं। इनफैक्ट वो कोई मुद्दा था ही नहीं। आपका लड़का हिस्ट्री की तैयारी कर रहा था, जबकि उसका सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स। लड़का आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहा था। बोला लड़का फेल कहाँ हो गया? अरे जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े वो मुद्दे ही पर जीते जा रहे, फेल क्यों नहीं होगे? तो अच्छा, हम इस बात को समझ रहे थे कि नहीं यार, हमें तो कोई ब्राह्मणों की नाराजगी नहीं दिख रही, हमें तो कोई ओबीसी नाराज नहीं दिख रहा। इन्होंने कहा कि अरे वो पहले चरण में इन्होंने बोल दिया गर्मी शांत कर देंगे, इससे जाट बहुत नाराज हो गया। अरे भैया, वो जाटों के लिए बयान था ही नहीं, वो बयान ही था गुंडा एलिमेंट्स के लिए, वो मुसलमानों के खिलाफ भी नहीं था बयान। वो था कि वो जो माफिया गुंडे हैं ना, वो कैराना वाला, उसके लिए था वो बयान। इस बैठ के अपने स्टूडियो में क्या तंबू तान रहे थे, अरे कोई मुख्यमंत्री ऐसे बोलता है क्या, इससे पब्लिक में बहुत नाराजगी है, जाट बहुत नाराज हैं। जाटों ने रालोद को वोट दिया, वो जातिवाद के कारण दिया। इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा था, वो था जातिवाद। हां, एक अंतर था, पहले मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट देता था, जो भी बीजेपी को हरा रहा है उसको वोट दे दो। इस बार मुसलमानों ने, अच्छा ये नेगेटिव वोट आता है, जब आप किसी को हराने के लिए वोट देते हैं तो दिस इज कॉल्ड ए नेगेटिव वोट। इस बार पहली बार मुसलमानों ने गठबंधन को, सपा को जिताने के लिए वोट किया है। किसी को, उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं किया, उन्होंने सपा को जिताने के लिए। अगर किसी सीट पे बसपा का कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग है, इसके बावजूद उन्होंने सपा को वोट दिया। किसी सीट पर कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, सारे हिंदू कैंडिडेट हैं, इसके बावजूद सभी मुसलमानों ने सपा को वोट किया। तो उन्होंने सपा को जिताने के लिए वोट किया। इसलिए बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन अभूतपूर्व हुआ, ऐसा हुआ जैसा आज तक कभी नहीं हुआ था। इस वजह से बीजेपी लगभग 50 सीट्स लूज कर गई। हाँ, पूर्वांचल के जो 5 जिले हैं, जो मैं हमेशा से कहता था, मैं कहता था ना आपसे कि गाजीपुर एक ऐसा जिला है कि सारी हिंदुस्तान हम जीत लेंगे तो भी गाजीपुर हार सकते हैं। गाजीपुर की हम 7 सीट हार गए, आजमगढ़ की 10 सीट हार गए हैं, बलिया, जौनपुर, मऊ, ये वाली जो 5 जिले की बेल्ट है। अच्छा एक चीज सोचिए ना, आजमगढ़ की आप 10 सीट हार जाते हैं, उसी के बगल में बनारस है, वो क्लीन स्वीप कर देते हैं, 10 की 10 सीट जीत जाते हैं, चंदौली जीत जाते हैं, और उधर पूरी वो बेल्ट जो है क्लीन स्वीप कर देते हैं, गोरखपुर बेल्ट पूरी क्लीन स्वीप कर देते हैं। आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, इसी एक पट्टी में क्या प्रॉब्लम है भैया? जातीय समीकरण। तो मेरे एनालिसिस का सिर्फ एक आधार था, जातीय समीकरण। कौन सी जात किस सीट पे किस कैंडिडेट को वोट कर रही है। हालांकि टिकट वितरण का इन छोटे छोटे फैक्टर्स का असर पड़ता है। किसी सीट पे कोई कैंडिडेट खड़ा हो गया तो वो अपनी जाति का 5-10 हज़ार, 2,000, 5,000 वोट काट लेता है, उस वजह से जो एकदम क्लोज फाइट वाली सीटें होती हैं वो निकल जाती हैं। बहुत सारी सीटों में बहुत भयंकर क्लोज फाइट हुई है, 500, 1,000, 2,000, 5,000 सीटों से, 5,000 वोटों से हारी जीती गई हैं इतनी सारी सीट्स। तो बात यह है कि साहब हम एनालिसिस कर रहे थे जातीय समीकरण, और जमीन पे जो मुद्दे हैं, जमीन पे क्या मुद्दे थे, जिन मुद्दों पे बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी चुनाव लड़ रही थी बुलडोजर बाबा की छवि पे, कानून व्यवस्था, सरकार का इकबाल, राजदंड का डंडा, जो हनक है सरकार की, बुलडोजर बाबा, मई जून में गर्मी शांत कर दूंगा, शिमला बना दूंगा, ये जब वो भरोसा दिलाते हैं ना मंच से, तो सारा यूपी उससे रिलेट करता है कि हाँ, ये आदमी, कानून व्यवस्था, इसके राज्य में मैं आम आदमी सुरक्षित हूं, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि मेरी तरफ देख दे। उसके बाद 24 घंटे बिजली, गांव में 20, 18, 20 घंटे बिजली,
सिर्फ एक्सप्रेसवे सड़क नहीं, गांव की सड़कें, शौचालय, उज्ज्वला योजना, कॉलोनी, मकान जो बनते हैं ना पीएम आवास में, उसको कॉलोनी बोला जाता है, कॉलोनी। उसके बाद ये लाभार्थी जितने थे, राशन, है ना, किसान निधि। लोग कहते हैं अरे 5 किलो गेहूं में हमको खरीद लोगे क्या, हमारा वोट इतना सस्ता है क्या, हम 5 किलो में बिक जाएंगे क्या। अरे भाई, तुम्हारे लिए 5 किलो गेहूं चावल की कोई वैल्यू नहीं है ना। एक गरीब आदमी के लिए 5 किलो गेहूं चावल की वैल्यू है। तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पड़ता है। तो ये जो राशन वितरण योजना थी, गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं थी, ये मुद्दा थी। सचमुच यूपी की जनता ने योगी जी और मोदी जी का नमक खाया था, वो नमक अदा कर दिया। आपके लिए हो सकता है नमक कोई मुद्दा ना रहा हो, जमीन पे नमक सबसे बड़ा मुद्दा था। और सुनिए, ये चुनाव योगी जी की छवि पे लड़ा गया, वोट किसी एमएलए को नहीं पड़ा है, वोट योगी जी को पड़ा है। और अखिलेश जी क्या कर रहे थे, हमने सबका नाम नोट कर लिया है, आने दो, हिसाब होगा। मुख्तार अंसारी का लड़का क्या कहता था, आने दो, 6 महीने में एक एक अफसर से हिसाब करेंगे। और सिर्फ ये देखिए, जब कोई बड़ा नेता उल्टी सीधी बात करता है ना मंच से, गुंडई की बात करता है, फिर छोटे भैया तो साले सिर पे चढ़ जाते हैं। तो जब अखिलेश यादव खुद गुंडई की बात करेंगे, अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज देखिए आपने पूरे चुनाव में, वो किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कैसे पत्रकारों को जलील करते थे, हैं, उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज थी अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, उनके कार्यक्रमों में क्या नंगा नाच होता था, एनार्की फैल जाती थी। जिस शहर में सपा की सभा होती थी, वहां पर गुंडा राज फैल जाता था। तो था पूरे चुनाव अभियान के दौरान पब्लिक इस चीज को देख रही थी ना, कह रहे यार इनकी सरकार नहीं आई, अभी से ये सिर पे चढ़ के ये तो आग मूत रहे हैं, आगे चल के क्या करेंगे जब इनकी सरकार आ जाएगी। तो बीच चुनाव में आपका बिहेवियर क्या था अखिलेश जी। और फिर अखिलेश जी वन मैन आर्मी बन के चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी एक संगठित टीम की तरह। बीजेपी के पास 100 से ज्यादा स्टार प्रचारक थे, अखिलेश के पास क्या था। अच्छा, इन्होंने एक बहुत बड़ा तंबू ताना था कि अखिलेश की सभाओं में बहुत भीड़ उमड़ रही है। कहां गई भैया वो भीड़, उस भीड़ ने वोट क्यों नहीं दिया। तो एक काम करिए, ये जितना ये सुपारी मीडिया वाले जितने पत्रकार थे ना, इनके चैनल पर जाके इनसे पूछिए कि क्या भाई आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, आपने एक बार भी सॉरी बोला आपने गलत आकलन के लिए, और आपका गलत आकलन नहीं था, आपको अच्छी तरह मालूम था क्या होने जा रहा है, आप झूठ बोल रहे थे, बरगला रहे थे। मुझे कतर से मेरे एक मित्र ने फोन किया, एक लड़के ने, और वेस्टर्न यूपी से फोन किया कि अंकल मैंने आपको बहुत बदतमीजी से आपके वॉल पे कमेंट किया था, पर आई एम सॉरी टू से कि आप सही थे, मैं गलत था। तो आप इन मासूम लोगों को जो आपने बेवकूफ़ बना रखा था पिछले 6 महीने से कि सपा जीत रही है, सपा जीत रही है, सपा जीत रही है, इसके लिए आपको अपने दर्शकों से बाकायदा माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये दलाली जो है ना, डोंट बी ए पिम्प, ये दलाली बंद करो, पब्लिक को इस तरह झूठ बोलना बंद करो। और ये अखिलेश यादव जैसे जो तुम्हारे है ना मूर्ख नेता, उन पैसे लेके उनको बेवकूफ़ बनाना बंद करो। उसको बोलो 5 साल ज़मीन पे काम करे, संगठन बनाए। उसने अपनी पार्टी को अहीरों की और मुसलमानों की पार्टी बना के रख छोड़ा है, कोई तीसरा वर्ग उनके साथ है ही नहीं। उनसे बोलिए समावेशी पार्टी बने, समाज के हर वर्ग को जोड़ें, अहीरों की पार्टी मत बनाओ इसे। डेमोक्रेसी है ये, अहीरोक्रेसी नहीं है। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्होंने अपनी पार्टी को अहीरोक्रेसी बना दिया है। इस इमेज से बाहर निकलिए और इन सुपारी मीडिया से बच के रहिए, जमीन पे काम कीजिए, संगठन बनाइए, नहीं तो 27 में भी कुछ नहीं मिलेगा। आज लिख के दे रहा हूं, आपके जो लक्षण है ना अखिलेश जी, और एक बात इस चक्कर में मत रहना, आज अब मेरे सारे दर्शक नोट करें, ये जो 125 सीट आई है ना, इसको लोकसभा में ट्रांसलेट मत कर लेना। एमपी में भी यही हुआ था, राजस्थान में भी हुआ था, बीजेपी चुनाव हार गई थी, पर लोकसभा में सिर्फ 6 महीने बाद क्लीन स्वीप किया था वापस। ये जो 125 सीट आ गई है ना, ये विधानसभा था, लोकसभा में फिर से 5 सीट आई, 5 नहीं आएगी अब की बार। सुनिए, अब की बार लोकसभा में 80 में से
75-76 सीट भाजपा जीतेगी। इस चक्कर में मत रहना कि ये जो है कि 125 सीट आ गई है तो इसका मतलब 15 सीट लोकसभा में आ जाएगी। खाता नहीं खुलेगा, तैयारी कर लो अभी से। आज के लिए इतना ही साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।